अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाजिर हुए और जो सेनेट के हवाले से सदारती रेफरेंस गया हुआ है और जो ऑर्डिनेंस को भी सदारती ऑर्डिनेंस को भी उन्होंने उसी में क्लब कर लिया जो उसके हवाले से पिटीशंस आई हैं, उसमें आज इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हदायत दी गई हैं कि वो कल यानी कि बरोज़ बुध इलेक्शन कमीशन से जो है वो शफाफ इलेक्शन कराने के लिए तजावीज़ लेकर आएँ। और उन्होंने कहा कि ये यकीनन इलेक्शन कमीशन का ही काम है कि वो इंश्योर करें कि तमाम इंतखाबात, चाहे वो सेनेट के हों, चाहे वो कौमी असम्बली के हों, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के हों, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हों, ये इलेक्शन कमीशन का जो है वो एक ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की कि उनको शफाफ होना चाहिए और उसके ऊपर किसी की तरफ से एतराज़ात नहीं आने चाहिए। जिस पर उन्होंने यकीनन कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कि जी ये बिल्कुल सही है और हम इस हवाले से अपने तमाम जो उनके अलाइड जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मॉनिटरिंग है और पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है, उनको मजबूत भी किया है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं पे धांधली ना हो और अगर कोई शिकायत आ रही हैं तो उनको फौरी तौर पर देखा भी जा सके। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत को आज वाज़े तौर पर यह कह दिया कि जनाब बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर नहीं जो है वो होना चाहिए और काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की कानून में भी गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया ऑनरेबल जजेस को कि जी सुप्रीम कोर्ट माजी में बैलेट पेपर पर निशान लगाने को गैर कानूनी करार दे चुकी है। ताहम काबिल शनाख्त बैलेट पेपर जो अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आईनी तरमीम के ज़रिए ही हो सकता है। लेकिन कल उनको कहा है कि जनाब आप सदार जो है वो इलेक्शन जो होने जा रहे हैं सेनेट को, उनको शफाफ बनाने के लिए जो है अपनी तजावीज़ जो है वो कल लेकर आएँ। नाज़रीन, हमने सुना मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से जो उन्होंने 13 तारीख को जाती उम्रा में मीडिया से बात करते हुए बात कही थी कि जनाब अब मैं इलाज कराने नहीं जाऊंगी बाहर, और उनकी एक सर्जरी भी होनी थी लेकिन वो बाहर नहीं जाएंगी और उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी कर लें अब मैं अपना दरख्वास्त भी नहीं दूंगी कि ECL से मेरा नाम निकाला जाए। ये क्या वजह थी कि उनको ये बात करनी पड़ी और इसके पीछे क्या बात है? आज से कोई 2-2.5 महीने पहले या शायद थोड़ा सा इससे कबल क्या मामलात हुए, कहाँ राब्ते हुए, क्या कोशिश की गई और जब वहाँ से कोरा जवाब हुआ तो उसके बाद उन्होंने अब ये ऑप्शन जो है वो निकाल दिया कि मुझे बाहर जाना है। दूसरा जो उन्होंने कहा DG ISPR साहब के हवाले से, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब के हवाले से कि लेवल जो है वो ऊंचे लेवल पे मुज़ाकरात या बातचीत या कांटेक्ट हुआ है और उनके लेवल का नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि बसद एहतराम मेरे लिए आप वो काबिल एहतराम हैं, हमारी फ़ौज के वो तर्जुमान हैं और उनके हवाले से मैं कोई गलत बात नहीं करना चाहती, लेकिन उनको ये ख्याल करना चाहिए क्योंकि बाद में फिर शायद जो है वो थोड़ी सी हजीमत ना उठानी पड़े। इसके पीछे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको वो भी सुनवाएं कि तर्जुमान ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने क्या बात की थी एक निजी चैनल को बीपर देते हुए, और जिसका उनसे जब सवाल किया गया जाती उम्रा में तो उन्होंने क्या जवाब दिया। और जो कल वज़ीराबाद के जलसे में भी उन्होंने सिलेक्टर्स के हवाले से कहा कि जी अब हमने सिलेक्टर्स को माफ़ कर दिया लेकिन आइंदा अब बराए मेहरबानी ऐसी गलती ना करिएगा। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है अंदलीब साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा आपका। सेनेटर सस्सी पलीजो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे टेलीफोन पर ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हम कोशिश करेंगे कि PMLN से भी हमें कोई ज्वाइन कर ले। सस्सी पलीजो साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। हमने बहुत शोर सुना इमरान खान साहब की जानिब से कि रिश्तेदारों में ताल्लुक़ वास्ते में, फैमिली फ्रेंड्स में और टिकटें बांटना या मौरूसी सियासत या ख़ानदानी सियासत
नहीं होनी चाहिए। और आज हमने एक नाम सुना, फराह खान साहिबा, जो कि फैमिली फ्रेंड हैं, और उसको उनको बहुत डिफेंड करने की भी कोशिश की गई कि जी वो बड़ी एक्टिविस्ट हैं। आपने कभी उनको पहले नाम सुना था कि वो पीटीआई की कोई सरकर्दा रहनुमा या पीटीआई की सरकर्दा एक्टिविस्ट रही हैं? बहुत शुक्रिया जमीर साहब। देखिए, ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होते हैं हर पार्टी के अलग अलग होते हैं, इंटरनल मामला है उनका। लेकिन चूंकि खुद आपने ही कहा शुरुआत में कि ये तनकीद और ये सबक खान साहब बार बार देते हुए नजर आते थे और सख्त कड़ी तनकीद करते थे कि दूसरी पार्टीज जो है कि वो खानदानों के इर्द गिर्द घूमती हैं और नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म पर यकीन रखती हैं। लेकिन आप अभी भी कैबिनेट उनकी देख लें तो उसमें तो आपको झलक नजर आए। झलक क्या, पूरी तस्वीर इसमें से। मैं तो हमेशा कहती हूँ अंदरीब जैसे लोगों को कैबिनेट का हिस्सा होना चाहिए। सामने भी कहती हूँ, अंदरीब के टीवी पर भी कहती हूँ मैं। और यहाँ ये फराह साहबा का नाम जो आपने, ये कभी हमने नाम नहीं सुना, कभी नहीं सुना हमने नाम ये। और यानी काम करने वाले होते हैं वो अंदरीब जैसे, दूसरे लोग सामने होते हैं, देखने में आते हैं। तो इसमें से बिल्कुल ये सिर्फ बू आ रही है फेवरेटिज्म नेपोटिज्म की और खानदानी एक डिफेंस जो शशि साहिबा, जो एक डिफेंस दिया गया वो ये है कि जी इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कवरिंग कैंडिडेट है। आप लोगों की पार्टीज में या जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और बाकायदा हमने पीटीआई में भी देखा है, जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी नोन पार्टी वर्कर्स हैं या जिनका कोई एक तवील अरसा रहा है, अटैच रहे हैं, या कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो कवरिंग कैंडिडेट के लिए इतनी गुंजाइश दी जा सकती है कि बस फैमिली फ्रेंड है तो ठीक है? नहीं, न सिर्फ वो, फैसल वाबदा जैसे भी लोगों को मैं तो समझती हूँ इनको भी गलत वो है। लेकिन कवरिंग कैंडिडेट के लिए आपने सही कहा है कि हमारे अगर लिस्ट देखें, मैं सिंध की बात करूंगी तो खवातीन और टेक्नोक्रेट से हमारे बहुत पुराने लोग आए हैं, यानी जिनका 30 जैसे मुझे भी 30 साल हो चुके हैं, उसी तरह उनको भी 30 साल हो चुके हैं। और जबरदस्त किस्म का जो है पैनल आया है, जो हमारे उम्मीदवार हैं बड़े ही वो कमिटेड और लॉयल, और उनका अच्छा हो गया है पार्टी के साथ हर कड़े अच्छे बुरे वक्त में काम करते हुए। तो सबने नाम भी सुने। लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ एक नाम खातून का, सिर्फ फराह साहिबा की बात नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं खुद जो नॉन नाम है, ये फैसल वाबदा साहब जिनको नाअहली की तलवार लटक रही है, उनको सेनेट में भेजकर फिर उनको कोई चैलेंज कर देगा। ये भी तो पीटीआई की एक चेहरा है कि उन्होंने हमेशा कहा है कि हम ऐसे मजबूरियों में और कंप्रोमाइजिंग सिचुएशंस में नहीं आएंगे। हमने आपने देख लिया, लेकिन इसमें भी ये लोग क्या एतराज हो सकता है फैसल वाडा साहब के ऊपर? वो मतलब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इलेक्टेड एमएनए हैं, वजीर भी हैं। सबको पता है कि जो है उन पर नाअहली की तलवार लटक रही है, वो कोर्ट में पेश तक नहीं होते, अदालत बारहा कह चुकी है उनको जो है। तो वो सेनेट में कैसे बच जाएंगे? सेनेट में फिर कैसे बच जाएंगे? वो होता है कि भाई आपको जो है ये पार्लियामेंट का दूसरा हाउस है, इसमें नए सिरे से फॉर्म्स लेकर आ पाएंगे और उसमें ये कोई चीज नहीं छुपाएंगे। लेकिन बात ये है कि सादिक और अमीन वाली जो तलवार है ये यहाँ लटक सकती है, लटकेगी। कोई भी चैलेंज कर देगा अगर फैसल वाबदा को सेनेट में भी, तो ये चैलेंज हो जाएगी। बिल्कुल। अंदलीब साहिबा, आपने बात सुन ली शशि पलीजो साहिबा की भी, और सवालात बहुत से उठ रहे हैं। आपके अपने डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि जी मैं हफीज शेख को वोट नहीं दूंगा, और ये वो इम्पॉर्टेंट सीट है जिसके लिए पीटीआई ने डॉक्टर हफीज शेख साहब को पिच किया है अगेंस्ट यूसुफ रजा गिलानी साहब, साबिक वजीर आजम, और 10 अलाइड पार्टीज पीडीएम के फोरम से उनको लेके आ रहे हैं। और आपका एक सिटिंग एमएनए अनाउंस कर देता है कि जी मैं इनको वोट नहीं दूंगा। जी शुक्रिया। इसमें 3 पहलू हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि आप तीनों सुनेंगे। जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसी रवायत है जिसपे आपको शाबाश देनी चाहिए, लेकिन चूंकि आप यूज्ड टू नहीं है कि हमारे जो कारकुन है वो खुल के बोलते हैं और वो बेधड़क बोलते हैं। ये वो वाली पार्टियां नहीं है कि आपको कहा कि बैठ जाओ तो बैठ गए, खड़े हो तो खड़े हो। आपको पीएमएलएन का ये है कि जो पीएमएलएन का टर्म था उसमें उनपे केस हो गया था नवाज शरीफ साहब पे कि बाकी तो छोड़े, कारकुन तो छोड़े,
उन्होंने 4 साल में सिर्फ 13 कैबिनेट मीटिंग्स की थी, यानी वो वन मैन डिसीजन होता था, वो कैबिनेट को भी नहीं कंसल्ट करते थे। तो ये आप अप्रिशिएट करें और इनसे कहें कि जी आपके सारे वो जो जिनको बोलने की इजाजत नहीं है, और वो सिर्फ उनकी ऊपर नहीं, सिर्फ चेयरमैन के नहीं, उनके आगे बच्चों के आगे भी इजाजत नहीं है। और चाहे वो बच्चे जो हैं वो 19 साल के हो या वो 25 साल के हो, वो बच्चे सीधा का सीधा चेयरमैन बन जाते हैं, सीधा का सीधा वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और फिर सारी पार्टीज इनकी जो है वो फैमिली पार्टीज हैं, जिसके अंदर के जो फुप्पी है वो भी होती है। उसके अलावा आपको पता है कि यहाँ समधी थे, वो 2 टर्म्स में फाइनेंस मिनिस्टर है पीएमएलएन के, एब्सकॉन्डर हो गए, उन पे केसेस हो गए, उनको फिर भी सेनेट की सीट, वो थे वहां बैठे थे लंदन, यहाँ सेनेट की सीट जो है वो फाइट हो गई और उनको मिल भी गई, और उनको अदालत ने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ था। और फिर जिसको कहते हैं कोई भाई होता है, कोई बेटी होती है, कोई बेटा होता है, तो ये फैमिली पार्टीज आपको भी पता है ये सारी उम्र रही हैं, तो आपको एक बात अप्रिशिएट करनी चाहिए कि हमारा जो नहीं, सुन ले जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही से बात करना चाह रहा था जी। मैं दूसरी बात कर रही थी। 98% हमारी जो सीट्स हैं वो तो बिल्कुल आपने देखा, सब बहुत खुश हुए, पीटीआई फेसेस ही हो। हाँ, एक आधा सीट पे क्वेश्चन मार्क है, जो एक बलूचिस्तान की सीट थी, उस पर बहुत बड़ा हमारे वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, और वो अब इंडिपेंडेंट लड़ने आ रहे हैं अब्दुल कादिर साहब। तो चेयरमैन साहब को आप देखें कि उन्होंने बड़े उनको सुना और बदल दिया। मुझे एक कोई किस्सा बताएं इन पार्टीज में जो इतने सालों से है कि इनकी वर्कर्स के कहने पे या वर्कर्स ने एतराज किया और इन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया। आप अप्रिशिएट करें इस बात को कि ये इतना जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट है, बिल्कुल है, और बेधड़क डिसेंट है। लेकिन अंजलीब साहिबा, सवाल ये है कि एक एक वोट बहुत महंगा मतलब बहुत कीमती है हर नेशनल असेंबली का, खासतौर पे इस्लामाबाद की सीट पे, जहां पे डॉक्टर हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी एक दूसरे के आमने सामने हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपने वो देखा भी कि जो पिछले इलेक्शंस हुए थे उसमें आपने बिल्कुल ये देखा कि तीनों पार्टीज ने कहा हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, तीनों पार्टीज ने कहा लोग बिके हैं, तीनों पार्टीज ने कहा कि जी हम इंक्वायरी करके उनको निकालेंगे। सिर्फ एक पार्टी ने इंक्वायरी की और 20 अपने एमपीएस निकाल दिए, और अब भी हमने अपना मिनिस्टर निकाल दिया। ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, ये इन पार्टीज ने कभी नहीं किया। सही, बिल्कुल ये सही। है चीजें जो कि सही डायरेक्शन में है। लेकिन सब चीजें सही नहीं है, लेकिन डायरेक्शन आप देखें, ट्रांसपेरेंसी के लिए जिद्दोजहद देखें। हम इसीलिए शो ऑफ हैंड्स लाना चाह रहे हैं, और इस बिल पे ये हमारे साथ नहीं आ रहे क्योंकि सारी मेरे इन्होंने छांगा मांगा और स्वाद पॉलिटिक्स की है। सही, छांगा मांगा और मरी सवाद तो मैं आज पहली दफा आपसे सुन रहा हूं, मरी का सुना था हमने वैसे। लेकिन अंजलीब साहिबा, मेरा सवाल यह है कि जब मैंने आपको कहा कि एक एक वोट बहुत कीमती है, और अगर एक मेंबर आपका कहता है कि मैं वोट नहीं दूंगा, और खुदा ना खास्ता मतलब मुझे नहीं मालूम कि क्या सूरत हाल बनेगी, लेकिन अगर हफीज शेख हार जाते हैं तो फिर आप लोग क्या इन जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे कि दे हैव गॉन अगेंस्ट द पार्टी पॉलिसी? देखिए, बात क्या है, इख्तलाफ तो बहुत होना चाहिए, और चाहे खुल के भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसका क्या किया, सारा बोर्ड दोबारा बैठा, आज सारे वर्कर्स को बुलाया गया, उनकी आर्ग्यूमेंट सुनी गई, अपनी आर्ग्यूमेंट्स दी गई। वंस जब एक डिस्कशन हो जाती है, डिसेंट हो जाता है, उसके बाद कंसेंट जो होता है, उसके बाद अगर पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ आप बाहर जाके करेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको पार्टी छोड़नी चाहिए, जैसे जमहूरियत में होता है। ठीक है, तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को आज मना लिया गया। मेरा ख्याल है कि वो खुद भी मान जाएंगे, ऑब्वियसली उनका एक स्टांस है, लेकिन वो ऐसे ही उनका एक तरीकाकार है, वो हमेशा आते होते हैं हमारे साथ पार्लियामेंट भी, लेकिन वो अपना तो जरूर करते हैं। सही। ससी पलीजो साहिबा, आज आपने सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई वो भी आपने सुनी होगी, बल्कि आप तो मसरूफ थी मलीर के इलेक्शन में और सांगड़ के इलेक्शन में, क्योंकि वो दो बड़ी अहम आप लोगों के लिए नशिस्तें थीं, और एक का तो तकरीबन कंफर्म है कि आप जीत चुके हुए हैं, दूसरी का मुझे नहीं मालूम, वो भी आप बता दीजिएगा। हलीम आदिल शेख साहब वाला भी वाकया हुआ, लेकिन चलें
वो तो है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ये जो बात की गई कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो तजावीज़ लेकर आए कि कैसे सेनेट के आने वाले इंतखाबात को शफाफ बनाया जा सकता है। कोई नई चीज़ क्या इलेक्शन कमीशन लेके आ सकता है कि जब वो कहते हैं कि जी शो ऑफ हैंड नहीं हो सकता, बैलेट पेपर्स आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, उनके ऊपर मार्क नहीं लगाया जा सकता, निशान नहीं लगाया जा सकता, तो वो क्या आउट ऑफ बॉक्स, डू यू हैव एनी आइडिया कि वो क्या लेके आ सकते हैं? रमीज साहब, इससे पहले मैं मुख्तसरन ये अपनी बहन के बात पर कहूंगी कि जो पीपल्स पार्टी पर रिश्तेदारों के हवाले से जो इल्जाम लगाए या बात की है, देखिए अगर रिश्तेदारों में सबने जो है वो डेरीना पार्टी के लोग हैं और उन्होंने कुर्बानियां दी हैं लोगों में, उन्होंने ये नहीं अपने घरों में उन्होंने नुकसान बर्दाश्त किए हैं और रेल जेल तकरीबन सबने देखा हुआ है। कोई भी उंगली उठाकर ये नहीं कह सकता कि ये कोई मुशर्रफ के सामने नहीं खड़ा हुआ है या ज़िया के सामने नहीं, सबने अपने सारी चीजें जो है वो कुर्बान करके झोंक दी और अपने वो हॉट वाटर स्पेस में निकले हुए। एक बात ये, दूसरी अभी इनकी लिस्ट है, कोई उनका पर्सनल डॉक्टर है पीटीआई का, कोई उनका कोई दोस्त है, और इसी तरह जो है वो सारी लिस्ट जो है वो कहे जो खुद जो है बंदा दूध का धुला हुआ हो ना, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। खैर आपकी बात की तरफ आते हैं तो ये एक तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी खुद भी देख रही हूँ, देखते हैं हम जो और ये इलेक्शन कमीशन ने तो शुरू के दिन से ही कह दिया है कि भाई जो 226 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट तो खैर इसकी इंटरप्रिटेशन वो भी यही कह रहे हैं, उनके भी एक तरह से यही बात है, और इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया है कि ये तरमीम के बगैर चीज हो ही नहीं सकती। और इवन जनरल इलेक्शन भी वन मैन वन वोट, उसमें अगर राजगी का और सीकेसी का जो है वो वोट की उसका कहा गया है, तो ये तो सेनेट इलेक्शन है और उसमें जाहिर बात है एक चीज, अगर हाँ इसमें अगर रूल्स चेंज करने हैं आपने तो उसके लिए तरमीम लानी पड़ेगी। 2/3 तो कुछ इनके पास, पीटीआई के पास तो यानी बैसाखियों पे खड़े हैं, इनके इत्तेहादी खुद जो है भाग रहे हैं, ये जबरदस्ती पकड़ के आते हैं। कहाँ है वेंगल साहब? शशि पलीजो साहिबा, मुझे ब्रेक पे जाना है, एक छोटी सी बात और बता दें, फिर ब्रेक के बाद हम दूसरे टॉपिक पे भी चलेंगे। मुझे ये एक छोटी सी बात बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो राय ये देते हैं कि जी पार्लियामेंट ही डिसाइड करे और आईनी तरमीम ही होनी चाहिए, तो जो सदारती ऑर्डिनेंस है उसको वो अगर कलअदम करार नहीं देते तो फिर क्या सूरत हाल बनती है कि मतलब अगर सदारती ऑर्डिनेंस वैलिड तो रहता है? फिर वही तो देखना है, मेरे ख्याल में ये नहीं है मामला हो सकेगा, फिर उनको जो है ये खुफिया वोटिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है बड़ा ग्रे एरिया है ना, इसको आप देख लें। आप इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक ऑर्डर पे जो है आप तीन चीजों को, तीन इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ मूव हुए, और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की बात को जरूर सामने रखेगी, क्योंकि अब तो इलेक्शन डोमेन जो है इलेक्शन कमीशन का है, तो वो आप अपनी वाज़ेह कर चुका है एक तरह से। चलें, बिल्कुल नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। अंदलीब अब्बास साहिबा, मरियम नवाज साहिबा ने 13 तारीख को 3 रोज कबल जाती उम्रा में बात करते हुए जो DGISPR ने एक स्टेटमेंट दी थी, एक बीपर दिया था निजी चैनल पे, और उसको उन्होंने उस पर सवाल हुआ, सहाफ़ी ने किया, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया ये ज़रा सुन लें। और फिर मैं जानना ये चाहूँगा कि क्या अभी भी बड़े बड़े लोग ही आपस में राब्तों में हैं या ये कहीं और पे भी राब्ते होते हैं? ये ज़रा सुन लीजिए प्लीज़। जब बात जी अंदलीब अब्बास साहिबा, वो कहती हैं जब बात होती है तो वो ऊपर के लेवल पर होती है और हर किसी को एतमाद में नहीं लिया जाता। ये जो बात की जा रही है, उससे पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब के भी हवाले से बात हुई, वो तर्जुमान है मरियम नवाज साहिबा के, और ये जो मामलात हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? और फिर कल भी वजीराबाद में उन्होंने कहा कि मैं सिलेक्टर्स को चाहती हूँ, वो बल्कि मैं चाहूँगा कि वो शशि साहिबा को सुनवाऊँ और मैं पूछूं कि ये सिलेक्टर्स कौन से हैं जिनको मरियम साहिबा ने कहा, क्योंकि पीडीएम पे फोरम पे अब सब इकट्ठे हैं। क्या कहती हैं अंदलीब साहिबा? देखिए, मरियम ने तो बड़ी, आपको याद है ना, क्लियरली कहा था कि मैं लंदन में क्या, मैं तो पाकिस्तान में भी कभी सच नहीं बोलती, तो वो उनका तब से, हाँ वही मैं कह रही हूँ ना। और उसके कोई महीने बाद इंटरव्यू दिया कि मेरे 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान में,
और उसके बाद एक कंटिन्यूसली एक बड़ा उनका वाजिया बहुत ही मेहनत के साथ स्टैंड है कि उन्होंने कभी भी सच नहीं बोलना, और 8 महीने चुप रही। उसके बाद जब बैकडोर और हर किस्म के डोर जो है बंद हो गए, जिसमें उनकी 3 पिटिशंस भी शामिल थी कि मैंने बाहर जाना है, मेरे अब्बा बीमार है, फिर कहा कि मेरे अब्बा यहाँ है, मुझे जेल से बाहर निकालें, अब कह रही मेरी छोटी सी सर्जरी होनी है, आप मुझे बाहर जाने दें। और फिर सारे बाहर बैठे हुए रिश्तेदार, और फिर कहती हैं हम भागने वाले नहीं है, हम नहीं, मैदान नहीं ये जो मैंने बात आपको पर्टिकुलरली सुनाई है कि जब बात होती है तो वो ऊपर के लेवल पर होती है और हर किसी को एतमाद में नहीं लिया जाता। तो क्या सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप या हुकूमत की सीनियर जो इस वक्त या प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लिया जाता है, अगर जो जिस हवाले से वो बात कर रही हैं, चैलेंज कर रही हैं कि ऊपर के लेवल पर राब्ते होते हैं? देखिए, वो बेचारी कोशिश तो कर रही है ना, हर लेवल पे उनका हक है कि जी वो जहां भी जाए, नीचे लेवल पे भी मिन्नतें कर रही हैं, ऊपर के लेवल पे भी। और डीजीआई आईएसपीआर को कह रही हैं कि भाई तुम जो कह रहे हो कि कोई हमने तो हमारी तरफ से कोई राब्ते नहीं हुए, तो तुम्हें पता नहीं है। वो ये कह रही है कि हमने मतलब वो शी इज ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ से कि तुम्हारा लेवल बहुत नीचे है, हम तो ऊपर तुम्हारे लेवल पे बात करते हैं। और वो उनका सारा एटीट्यूड जो है कि भाई मैं नवाज शरीफ, मतलब मैं पैदा हुई तो मैं पैदाइश की वजह से मैं अब लीडर हूं, तो वो इसी टोन में हर एक से बात करती हैं। मसला ये है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। लाहौर में जो उनको धुतकारा है पूरी आवाम ने, उससे अब वो बाहर भागने की पूरी कोशिश कर रही है। और उन्होंने साफ जो है माना भी है कि उन्होंने राब्ते किए हैं। अब किस लेवल पे किए हैं, वो कह रही है कि हमने बहुत ऊंचे लेवल पे किए हैं। अब चाहे ऊंचे लेवल पे किए, नीचे लेवल पे किए, मिडिल लेवल पे किए, राइट किए, लेफ्ट किए, उनको हर तरफ से ना हो गई है, ना हो गई है। तो अब वो कह रही है कि जी मुझे मेरी छोटी सी सर्जरी है, वो मैंने बाहर करवानी है। एक तो अगर बिल्कुल, वो छोटी सी सर्जरी वाली बात भी मैं इन दोनों बातों को रिलेट करूंगा कि ये जो उन्होंने 13 तारीख को बात की कि जी हमारा किसी और से मतलब ऊपर के लेवल पे राब्ता होता है। ससी पिलीजो साहिबा, कल उन्होंने वजीराबाद में भी कुछ बात की सिलेक्टर्स के हवाले से, ये जरा सुन लें। ईडीएम के फोरम से शायद आप लोगों की एक ही वॉइस है और सब एक दूसरे को सेकंड भी करते हैं, तो पीपल्स पार्टी इस वॉइस को इसको सेकंड करती है। सुन लीजिए क्या कहा मरियम नवाज साहिबा ने। जी ससी पिलीजो साहिबा, पहला शॉट भी आपने सुन लिया जिसमें उन्होंने कहा कि जब जो मामला तय होते हैं या बातचीत होती है वो ऊपर के लेवल पे होती है और डीजीआईएसपीआर साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके इल्म में नहीं था। कल वो कहती हैं कि जी चले माफ किया सिलेक्टर्स को। ये एक तो ये बता दें ये सिलेक्टर्स कौन से हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही कह रही हैं कि जी सिलेक्टर्स को अब हमने माफ किया, आइंदा गलती ना करिएगा, या ये आवाम को कह रही हैं जिनके वोट से पीटीआई पावर में आई? एक तो अच्छा होता कि अगर नून लीग में से कोई होता तो वो बेहतर तरीके से अपनी लीडरशिप की बात को, उसकी इंटरप्रिटेशन और उसको मजीद वो ऐड करना चाहता तो कर सकता था या कुछ। मेरे लिए तो जाहिर बात है ये इतना उनकी हर किसी के जहन में बैठकर आप किसी की वो नहीं कर सकते। बिल्कुल चले, लेकिन वो डीजीआईएसपीआर वाली बात रहने दें, लेकिन ये सिलेक्टर्स वाली बात इस पर तो बता दें मुझे। जी, मैं उसी पे आ रही हूँ जी। देखिए, एक तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से हमारी बहन अंजलीब ने जो बात की, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, और जो मरियम नवाज साहिबा उनके कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बड़े ही तरीके से ग्रेसफुली वो पीडीएम में भी शरीक की जमायत उनकी रहनुमाई में और अच्छी तरीके से वो लेके जा रही है। एक खातून होकर बड़े मुश्किल उसमें से गुजरना होता है, वो हम सबको पता है। तो एक तो उन पर जो है बार बार तनकीद की जाती है क्योंकि लोग जो है पीडीएम की लीडरशिप से वैसे ही डरे हुए हैं। अब आती हूँ मैं जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, मेरे ख्याल में क्योंकि खान साहब और उनकी टीम बार बार कहते हैं कि हम जो है एस्टेब्लिशमेंट और हम सेम पेज पर है, सेम पेज पर है, लेकिन इसको बार बार आप जो है प्रोजेक्शन क्यों देते हैं? जो पाकिस्तान में हमारी तो हमेशा से हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जो माजी में भी अगर हुकूमतों के खिलाफ कोई इस्तेमाल हुआ तो नहीं होना चाहिए था। अगर आपको जो है वो खुद इदारे कहते हैं कि भाई हम किसी के साथ नहीं है, अच्छा, हम सबके हैं, हम सबके हैं। ससी पिलीजो साहिबा, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा अपना रीफ्रेज कर लेता हूं जरा, प्लीज उस कॉन्टेक्स्ट में अगर जवाब दे दें मेहरबानी होगी।
आप लोग ने भी, पीपल्स पार्टी ने एज ए लीडर, आप लोग भी सिलेक्टर्स को अब माफ कर रहे हैं और उनको कहते हैं कि जी नहीं, आइंदा आप ये गलती ना करिएगा, क्योंकि अब मुल्क, क्योंकि पंजाबी में बोल रही थी मुल्क रुल गया, मुल्क तबाह हो गया, आवाम रुल गए, यानी कि ख्वार हो गए, तबाह हो गए। और पंजाबी में उन्होंने बात की कि, और फिर वो कहती हैं कि चलो जाओ माफ कीता, फिर ये गलती ना करना। आप बताएं। एक तो रमीज साहब मुझे कहने थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मरियम साहिबा ने पंजाबी में बात की। अच्छा, सही। हम तो आप सिंध में हम महसूस करते हैं, नहीं हम सिंध में महसूस करते हैं कि पंजाब के जो हैं लोग जो ज्यादा निर्वार हैं या लीडरशिप के उसमें हैं, वो अपनी लैंग्वेज को इतनी अहमियत ही नहीं देते नेशनल लेवल पर। और अभी भी बिल्स वगैरह लैंग्वेज के हम ही लेकर आए, जैसे पंजाबी की भी हमने बात की, सिंधी की भी की, सबकी की। लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई लीडर आकर पंजाबी में बात कर रहा है। वो जो वारिस शाह, बुल्ले शाह, इकबाल की लैंग्वेज है, फैज की, खैर उन्होंने उर्दू में भी शायरी की। अब ये बात दूसरी है, अब ये भी आप कहेंगे ये प्लस पॉइंट नहीं नहीं, मैंने इस पे मैंने सिर्फ ये कहा था कि शायद आपको पंजाबी समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा, बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने पंजाबी में बात की। मुझे इससे भी ज्यादा यकीन करें, सुन के लोग भी खुश हुए हैं। सही। बात यह है जो बोलियां हमारी साझी हैं, बड़ी प्यारी हैं। मदर लैंग्वेजेस जो आपको पता है कि वो हम जो धरती से जुड़े हुए हैं अपनी लैंग्वेजेस की वजह से, सच्ची बात ये है। उसका विजडम, फोक विजडम हो या दूसरा, शशि साहिबा प्लीज जवाब दे दें। इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि ये मरियम साहिबा को नहीं, मैं पीपल्स पार्टी का मौकफ जानना चाह रहा हूँ। हाँ, पीपल्स पार्टी का मौकफ हमेशा से एक ही रहा है कि भाई जब डिक्टेटरशिप के जमाने में जब भी एस्टेब्लिशमेंट ने एंटी पीपल और जो है एंटी डेमोक्रेसी काम किया, इसको हम डट के हमने लड़ाइयाँ की। लेकिन जब भी हमने देखा कि फौज सरहदों के पास चली गई और उन्होंने सही, बिल्कुल। और शशि साहिबा, मुझे याद है कि उस वक्त भी बहुत बड़ा सवाल था जब मोहतरमा बेन भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, और उस वक्त भी उन्होंने कहा सिंध खप्पे, तो यकीनन उस वक्त भी उन्होंने कुछ लोगों को माफ ही किया, तो ये बोला। और अगर आप उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब ने मुझे ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर, बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब। आप पीएमएलएन को रेस्क्यू करने आ जाते हैं अक्सर, और खासतौर पे इतने शॉर्ट पीरियड पे, तो आपका मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत मेहरबानी है आपकी। ये जो रेस्क्यू करने वाली आपने बात की, रेस्क्यू तो देखें वो उसको किया जाता है जो डूब रहा हो, डूब तो पीटी ही रही है। अच्छा, डूब पीटी ही रही है, चले आप उनको रेस्क्यू कर लें, आप उनको रेस्क्यू कर लें। मुझे मैंने अभी शॉर्ट सुनवाया मरियम नवाज साहिबा को, जो उन्होंने 13 तारीख को कहा था कि जब बात होती है तो ऊपर के लेवल पर होती है और हर किसी को एतमाद में नहीं लिया जाता। ये उन्होंने DGISPR साहब के हवाले से बात की, और उसके बाद उन्होंने उनका नाम भी लिया और उनको कहा कि DGISPR मेरे लिए काबिले एहतराम है, मोहतरम है, तर्जुमान है पक्के, लेकिन अगर इस किस्म की बात करेंगे तो मजाक उड़ेगा। ये किस लेवल पर बात होती है? देखिए, हमने हमेशा गुजारिश की है कि माजी में सबसे गलतियां हुई हैं, सियासतदानों से भी गलतियां हुई हैं, अदलिया से भी गलतियां हुई हैं, फौज से भी गलतियां हुई हैं, और हल इसका ये है, मुल्क की बेहतरी और मफाद इसमें है कि सब अपनी गलतियों का इतराफ करें, अपनी गलतियों से सीखें और आइंदा के लिए तहैया करें कि तमाम अफराद और तमाम इदारे वो किरदार अदा करेंगे जिसका तयन पाकिस्तान के आइन ने कर रखा है। इसी में मुल्क का मफाद है। और ये देखें, जिस लेवल पे बातों का जो लेवल है, वो देखिए जो मुल्क की मसाइल हैं, मुल्क की जो भी हालात हैं, वो सियासतदानों ने संभालने हैं। चीमा साहब, आप बिल्कुल सही, हमेशा आप सही फरमाते हैं, और आप हमेशा एक मतलब एक एल्डरली फिगर हो कि आप तमाम पार्टीज को अक्रॉस द बोर्ड, तमाम इदारों को एक मैसेज देते हैं कि सबको मिल बैठकर काम करना है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा कल वजीराबाद में कहती हैं, जॉ सिलेक्टर्स हमने तुम्हें ਤੁਹਾਨੂੰ माफ किया, मतलब तो ये क्या कि तुसी बहुत बड़ी गलती की थी। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये अब तो मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि जो कौम का अशर हो गया पिछले 2.5 साल में, तो ये अब तो ये है कि ये सारे लोग परेशान हैं। ज़ाहिर है इनके लाने वाले जो हैं वो इस कौम का हिस्सा है, वो परेशान नहीं होंगे। जो कौम का अशर हो गया, महंगाई की जो हालत है, एक गरीब आदमी छोड़े, एक मिडिल क्लास आदमी, उसके लिए घर का खर्चा चलाना मुमकिन नहीं रहा। तो वो देखें, ये है कि वो तो अब अगर किसी से भी, मैं तो कह रहा हूँ सबसे गलतियां हुई हैं, और से भी गलतियां हुई हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल क्विकली मैं इतना चाहूंगा कि अगर ये मामला ऐसा ही है तो अवाम का वोट के ऊपर आई है ना मौजूदा हुकूमत, तो 5 साल बाद अवाम फैसला कर लेगी कि उन्होंने इमरान खान साहब को और उनकी PTI को माफ करना है कि नहीं करना।
वोट की हालत ये है, अवाम के जज्बात का आप इससे अंदाजा कर लें, अवाम की राय का, कि आज 3 दिल्ली इलेक्शन हुए हैं, 3 सीटों पे हुए हैं, तीनों जो है वो जो हुकूमत हारी है, सही। पीटी हारी है, 2 पीपल्स पार्टी ने जीती है सिंध में और 1 बलूचिस्तान में जेयूआई ने जीती है। ये हालत है। चले अभी अवाम वक्त का- हुआ एक ब्रेक का। चीमा कोशिश करूंगा कि आप हमारे साथ रहें, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं जरा वो जो मरियम साहिबा ने ये बात की कि मैं अब इलाज कराने के लिए, सर्जरी कराने के लिए भी बाहर नहीं जाऊंगी, इसके पीछे एक वजह क्या थी और जो उन्होंने अब स्टेटमेंट दिए कि माफ किया, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन है हमारे पास ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि मरियम साहिबा ने ये जो बात की कि मैं अब सेहत के कुछ इश्यूज़ हैं लेकिन मैं इलाज कराने या सर्जरी कराने बाहर नहीं जाऊंगी, और ये किसी से भी वो दरख्वास्त नहीं करेंगी कि उनका नाम ECL से निकाला जाए। क्या कहा ये ज़रा सुन लें प्लीज़। जी, अंदलीब अब्बास साहिबा, जो मेरी इतलात हैं आज से कोई 2-2.5 महीने पहले एक लास्ट डिच एफर्ट जिसको कहते हैं वो की गई कि जी मरियम नवाज साहिबा को बाहर जाने दिया जाए और उनका नाम ECL से निकाल दिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक जवाब दे दिया कि जी नथिंग डूइंग, कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी क्वेश्चन रही और अब हमने देखा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दे दी है और फिर कल उन्होंने मतलब सिलेक्टर्स को माफ भी कर दिया। क्या कहती हैं? देखिए, नंबर 1 तो एक तो अच्छी बात है कि उन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि अब इसके बाद वो नहीं मांगेंगी। उन्होंने कहा अब मैं नहीं मांगूंगी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने एडमिट कर लिया कि वो मांगती रही हैं। और वो जो पहले कहती थी कि जी मैं बिल्कुल इनसे कोई राब्ते नहीं है, वो सारा वो प्रूव हो गया कि एज यूजुअल उन्होंने झूठ बोला था। दूसरी बात ये कि कह रही है कि जो छोटी सी सर्जरी है जो यहाँ नहीं है उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। तो आप खुद ही देख लें कि उन्होंने फिर एडमिट कर लिया कि 30 साल की हुकूमत में उन्होंने 7 दफा वो पंजाब में ही एक अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जहां के कोई तो छोटी सी एज ए उनकी गुडविल सर्जरी। जेस्चर शौकत खानम हॉस्पिटल में उनको आप मतलब दावत दे दें कि बिल्कुल मुफ्त इलाज कराया जाएगा, क्योंकि गरीब लोग हैं। मेरा ख्याल है कि वो ऐसे गरीब सारे हों तो फिर पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाए। चलें, सही। ये बात जो ये हॉस्पिटल्स जो है ना, ये उनके काबिल नहीं है, उनके तो उनके वो काबिल नहीं। सही, बिल्कुल। डॉक्टर चीमा साहब, निसार अहमद चीमा साहब, ये जो क्या जरूरत पेश आई कि जी अब मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगी, तो पहले इसका मतलब जिस तरह अभी कहा अंदलीब अब्बास साहिबा ने कि कंफर्म किया उन्होंने कि वो मांगते रहे, कोशिश करते रहे, जो राब्ते भी होते रहे ऊपर के लेवल पे, जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब को भी नहीं मालूम था। निसार चीमा साहब को मेरी आवाज? चीमा साहब, मेहरबानी। मेरा ख्याल में वो अब इस सवाल का शायद जवाब नहीं देना चाहते। चलें, ससी पलीजो साहिबा, इसका कुछ जवाब देना चाहेंगी आप या आपसे कुछ और सवाल करूं? जमीर साहब, मेरे ख्याल में देखें, मरियम साहिबा ने ये बात बिल्कुल क्लियरली कह दी है कि अगर कोई सेहत के हवाले से जाती बिल्कुल होते हैं, इशूज होते हैं और उनके भाई वगैरह बाहर हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है अब कुछ भी हो, इवन जाती सेहत का मामला भी हो तभी भी मैं बाहर जाने की कोई बात मैंने जरदारी साहब इतना बीमार रहे, उनकी तरफ से कोई दरखास्त आई बड़े घर या किसी और घर के जी इलाज के लिए बाहर जाने दें? देखिए, अगर मेरी पार्टी की बात करेंगे तो बिल्कुल जरदारी साहब की सेहत मुसलसल खराब रही है और मुसलसल उन पर केसेस जो प्रूव भी नहीं हो सकते मुसलसल कटड़े में खड़ा किया जाता है हमारी लीडरशिप को। लेकिन हम हमेशा ये पाकिस्तान में रहे हैं, रहेंगे और खराब तरीन हालात में भी हमने हमेशा अपने मुल्क में रहना पसंद किया है। सही। लास्ट क्विकली, एक शेख रशीद साहब की आज स्टेटमेंट है, वो जरा मैं चाहता हूं कि उस पर कमेंट कर दे। सेनेट इलेक्शन में कोई सरप्राइज नहीं होगा, आसिफ जरदारी साहब को मायूसी होगी। शेख रशीद साहब, सेनेट इलेक्शन में बहुत बड़े सरप्राइज होंगे और पीटीआई को जरूर मायूसी होगी, क्योंकि हमारे उम्मीदवार देख लें पीटीआई के हफीज शेख साहब और दूसरे देख लें, भले वो फिर से हों लेकिन कोई मुकाबला ही नहीं यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनके उम्मीदवारों में। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं। और जो सिर्फ 7 सीटें हैं जनरल सीट्स सिंध में, मेरी इतलात हैं कि जनाब आप लोग तो कोई और अपसेट वहां पे भी करेंगे। हम पूरे स्टेट, आपने सही बात की, आज भी इलेक्शंस देखिए, ये पीडीएम को कहते हैं, आज फिरदौस आशिक अहमद उनकी बात चल रही थी, शेख रशीद ने भी कहा अगर पीडीएम इतनी पिट चुकी है तो आज तो सारी सीट अपोजिशन ने ले रही है, हम भी जीत गए सिंध में और वहां से जेयूआई और दूसरे
और आने वाले इलेक्शंस में भी यही होना है। चीमा बाकी साहब ये- चलें ये इंशाल्लाह अभी कुछ दिन तक 3 मार्च तक तो मामला चलते रहेंगे, बहस चलती रहेगी कि अपसेट होना है कि नहीं होना। चीमा साहब जो मेरा सवाल था उस पर कमेंट कर दें। आपका क्या था रवि साहब? मैंने ये सवाल किया था कि जी मरियम साहिबा ने जो अभी कहा कि मुझे इलाज के लिए, सर्जरी के लिए बाहर जाना था लेकिन मैं अब नहीं जाऊंगी और ईसीएल से नाम भी नहीं, और हमारी इतलात ये थी कि 2-2.5 महीने पहले एक आखिरी बहुत ताकतवर कोशिश की गई जिस पे मरियम साहिबा ने कहा कि ऊपर के लेवल पर राब्ते होते हैं जो मेजर जनरल बाबर साहब को भी नहीं मालूम था, DGISPR साहब को। तो क्या कहते हैं ये, और फिर कल कह दिया कि जी हमने माफ कर दिया। सर देखिए, गुजारिश ये है कि जो कुछ ये मुस्लिम लीग नून के साथ और उसकी क़यादत के साथ मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और उनके पूरे खानदान के साथ ये कर रहे हैं, ये तो देखें यानी ये कि इनकी तंग नजरी की और इंतकामी जहनीत की जो है ना वो उसका बिल्कुल साफ उसका मुजाहरा हो रहा है, बदतरीन मुजाहरा है। तो अब अगर सर्जरी इतनी जरूरी है तो पाकिस्तान के किसी अस्पताल में हो सकती है या इस काबिल कोई नहीं है अस्पताल? मुझे नहीं पता, मुझे किसी सर्जरी का नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि हुकूमती तंग नजरी जो है सही, उसकी भी नई मिसालें हमारे सामने आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास, सेनेटर शशि पलेजो साहिबा और डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।